हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी पॉल साइंस पर्ल चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट से। इससे पहले मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट की वीडियो डाल दी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप वो मिस ना करें। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। इसी के साथ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और एनडीए से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। इससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हैं मैंने अपने, इसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द 3 मेन डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी दैट थिंकर्स एंड आइडियोलॉजीज हैव हाईलाइटेड। स्क्रीन को मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपके लिए चारों ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, कल्चरल, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, रेशियल, जेंडर एंड रिलीजियस इक्वालिटी, नेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये चार हमें ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। तो मेनली क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी क्या है जो थिंकर्स एंड आइडियोलॉजीज ने हाईलाइट करी है। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो जैसे आप सब जानते हैं कि थिंकर्स एंड आइडियोलॉजीज जो है उन्होंने 3 मेन डायमेंशंस हाईलाइट करे इक्वालिटी की। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी में बात की गई है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी, यानी सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले एक सोसाइटी के अंदर, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो पॉलिटिकल। जैसे अगर आप दूसरे रिलीजन के हो तो आप वोट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। एवरीवन इज इक्वल इन द पॉलिटिकल स्फेयर। नेक्स्ट डायमेंशन है सोशल इक्वालिटी। बेसिकली मीन्स कि हम सोशली इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेस, कास्ट, जेंडर के ऊपर, कि अगर आप दूसरी जाति के तो आप इस ऊपर वाली जाति के साथ नहीं बैठ सकते, अगर आप इस जाति के तो आप इस वाली जाति के साथ नहीं पढ़ सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या है, सोशली सब इक्वल हैं। लास्ट डायमेंशन है इकोनॉमिक इक्वालिटी। बेसिकली फोकस करती है किस पर, कि किसी के साथ भी इकोनॉमिकली लाइक वेल्थ या इनकम या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लाइक जैसे कहीं कहीं जगह क्या होता था, लड़कियों को कम सैलरी पर रखा जाता था और अभी भी कहीं कहीं जगह है। दिस डिस्क्रिमिनेशन कम इन बिटवीन इकोनॉमिक इक्वालिटी। आई होप ये आंसर आपको सबको क्लियर होगा कि 3 मेन डायमेंशंस इक्वालिटी के क्या है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें 3 पेयर्स दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि करेक्ट पेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले हम देख लेते हैं पेयर क्या क्या दिया है हमें। पॉलिटिकल इक्वालिटी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लीगल इक्वालिटी, इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम। तो यहाँ पर हमें 3 पेयर दे रखे हैं, इसमें से हमें करेक्ट पेयर बताने हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। अगर मैं यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करूँ तो जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में बात करी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है। यस, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज रेफर्ड एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ऑप्शन 1 इज राइट। जैसे हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब सिंपली क्या है, कि सबको पॉलिटिकल राइट्स मिले, सबको वोट डालने का अधिकार मिले, सबको बोलने का अधिकार मिले। जो एक पॉलिटिकली स्फेयर के अंदर जितने भी राइट्स आते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो, आपके लीगल राइट्स हो, ये सारे इक्वल हैं हर इंडिविजुअल के लिए। अगर हम बात करें हम नाउ इकोनॉमिक इक्वालिटी की, तो ये भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या डिनोट करती है। येस, इट्स डिनोट फेयर एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल फॉर वर्क एंड अर्निंग लाइवलीहुड्स, यानी कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अगर मैं हिंदी में ये बोलूँ तो सिंपली किसी के साथ भी ये भेदभाव नहीं होगा कि ये लड़का है तो इसको कि अगर ये लड़का है तो इसको ज़्यादा सैलरी पर रखा जाएगा, या फिर ये लड़की है तो इसको कम सैलरी पर रखा जाएगा। यहाँ पर सिंपली हमें सैलरी किन बेसिस पे दी जाएगी, हमारे टैलेंट, हमारी डिग्रीज़, हमारी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, ना कि हमारे जेंडर, रेस या कास्ट के बेस पे, राइट। तो हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे पॉजिटिव लिबर्टी इज प्राइमरी कंसर्न विथ। तो पॉजिटिव लिबर्टी किन से कंसर्न है, सिंपली ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे एक्सपैंडिंग द इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, क्रिएटिंग कंडीशन फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन सोसाइटी, लिमिटिंग एक्सटर्नल अथॉरिटी एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिएटिंग कंडीशन फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन सोसाइटी। सो बेसिकली पॉजिटिव लिबर्टी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल फिलोसफर के साथ कनेक्टेड है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये बात करते हैं द आइडिया ऑफ फ्रीडम की। सो पॉजिटिव लिबर्टी बोलती है कि सोसाइटी में ऐसे हमें कुछ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ तो चाहिए ही चाहिए जिससे हम अपनी फ्रीडम को फुली एक्सरसाइज कर सकते हैं। बोलते हैं जो ट्रू फ्रीडम है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट होने का नाम नहीं है, यानी ये नहीं कि जितनी कम लिमिट्स होंगी उतनी फ्रीडम है, बट ट्रू फ्रीडम इज़ व्हेन जब आप अपनी फुल्ली पोटेंशियल पर होते हुए और उसके साथ आप ग्रो करते हो, तो वो क्या है, आपकी ट्रू फ्रीडम है। सो आई होप नाउ आप सबको ये क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। सो मूव करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सपोर्टर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स कौन कौन है। हमें ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर कौन कौन है और नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कौन कौन है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं हमें यहाँ पर जॉन लॉक, टी.एच. ग्रीन, हेग और बेंथम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स टी.एच. ग्रीन। अगर हम यहाँ पर बात करें जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड ही इज़ ऑल्सो सपोर्टर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी का मीन्स नहीं पता होगा, तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ, इसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। लॉक कहते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन द मैटर ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। वो ये कंसिडर करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं एक इंडिविजुअल के लिए। सो सेम हेग एंड बेंथम भी फील करते हैं एंड दे आर ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। सो आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज। तो क्वेश्चन नंबर 5th में दे रखा है हमें कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। तो ऑप्शन दे रखे हैं टू एवरी मैन अकॉर्डिंग टू हिज नीड, एवरी मैन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, ईच टू काउंट एज वन एंड नन एज मोर देन वन, टू डू वट वन इज नेचुरली बेस्ट फिटेड टू डू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू डू वट इज वन इज नेचुरली बेस्ट फिटेड टू डू। सो जैसे हम सब जानते हैं प्लेटो की फिलॉसफी में जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन लाइफ कोई एक नॉर्मल लाइफ नहीं है, इट इज़ वेरी प्रीशियस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड टू लिव दैट गुड लाइफ सारे ह्यूमन्स के लिए एक एसेंशियल जस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर जस्टिस होगी, जो इंसान जो करना चाहता है वो कर सकता है, जिसके लिए वो केपेबल है वो कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो एक इंसान जब ही पूरा अपने फुली पोटेंशियल के साथ ग्रो कर सकता है जब वो जस्टिस जानता हो, इसके पास जस्टिस हो। नाउ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल राइट्स। तो हमें ऑप्शंस दे रखे, यूनिवर्सल राइट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यूनिवर्सल राइट्स प्रायोरिटाइज द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द मेजॉरिटी ओवर दोज ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, यूनिवर्सल राइट्स आर राइट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड ओनली इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है हमें यहाँ पर, यूनिवर्सल राइट्स आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स और कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन देयर लीगल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल राइट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की डिटेल की बात करूँ
तो जैसे आप सब जानते हैं यूनिवर्सल राइट्स जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं सभी इंडिविजुअल्स के लिए, नो मैटर कि आपकी रेस क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, ये राइट सबके लिए सेम है। सेकेंडली, ये जो राइट्स हैं ये कोई हमें गवर्नमेंट से नहीं मिलते हैं, ये हमारे बर्थ से हमें मिलते हैं, हमारे पास होते हैं और दे आर इनएलिनेबल, मीन इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। लाइक द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी, द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, ये जितने भी तीनों राइट हैं ये जो है ये हमें अधिकार गवर्नमेंट से नहीं मिला है। हमें जीने का अधिकार कोई गवर्नमेंट से मिला है? नहीं, हमारे पास वो हमारा बर्थ राइट था, राइट। तो ये जितने भी अधिकार हैं यूनिवर्सल राइट्स जो है कोई गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं करें। तो यूनिवर्सल राइट जो होते हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं, नो मैटर आपका सोशली आप कहाँ से हो या फिर आप कल्चरली कहाँ से हो, ठीक है। आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7th, विच इज़ हाउ डज द फेसिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट कंपेयर टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, द स्टेट एज द एम्बॉयडमेंट ऑफ नेशनल विल takes precedence over the right of individual. Individual rights are valued more than the collective will of the nation. ऑप्शन सी दे रखा है, द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स हैव इक्वल इम्पॉर्टेंस इन द फेसियस व्यू। एंड ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, फेसिज्म अपलोड्स द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म एंड द इंडिविजुअल फ्रीडम। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट एज द एम्बॉयडमेंट ऑफ नेशनल विल टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द राइट ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम बात करें फेसिस व्यू की तो इसमें स्टेट जो होती है उसकी जो नेशनल विल है उसके ऊपर राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी स्टेट की जो नेशनल विल है उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होगी जितनी राइट ऑफ इंडिविजुअल की होगी। सिंपली ये फेसिस्ट व्यू है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8th। तो क्वेश्चन नंबर 8th में हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी मेनली एम्फेसाइज ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली। तो अगर हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात करें तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी इज ओनली टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पर जो स्टेट के लोग होते हैं उनके पास कम पावर होती है। मतलब सिंपली यहाँ पर लोगों की वैल्यू तब तक होती है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या होती है? इट मीन्स जब तक आपके इलेक्शंस नहीं हो जाते, गवर्नमेंट अपने इलेक्शंस नहीं करा लेती है, तब तक ही इंसानों की, लोगों की, उनके सिटीजन्स की, उनकी इंडिविजुअल्स की वैल्यू होती है। उसके बाद जैसे ही वो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आ जाए तो गवर्नमेंट अपने तरीके से रूल करती है और उसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है लोगों को। तो आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो काफ़ी इजी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वॉज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, एडमंड बर्ग, सैमुअल पी हनिंगटन, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ से सिंपली क्लियर हो जाता है, वो उसका आंसर क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू। सो एज वी नो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय मॉन्टेस्क्यू। सो जो मॉन्टेस्क्यू है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं और वो सेपरेशन ऑफ पावर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो इतना ही हमें याद रखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया बाय मॉन्टेस्क्यू और ये जो है 3 पार्ट में वो डिवाइड करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस सेशन का। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, द कोर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाइज इन द बेस एजाइम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी विच इज बेस्ड ऑन राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है हमारी वो
क्या इलेक्ट्रिकल डेमोक्रेसी जो है हमारी वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, तो आर्टिकल 326 में इसकी बात की गई है। हमें पावर दी जाती है इलेक्शन में वोट डालने के लिए। जो सिटीजन्स हैं 18+ वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सिंपली वोट डाल सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स पावर टू द सिटीजन टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। सो अगर हम बात करें बेसिक एग्जाम ऑफ इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।